गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। क्लास 10th का टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। क्लास 10th और तंत्रिका तंत्र के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तंत्रिका तंत्र में पहला हम पढ़ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और आज हम डिस्कशन करेंगे मेरुरज्जु के बारे में। ओके गाइस, आज हम मेरुरज्जु के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर क्लास 10th का तंत्रिका तंत्र का जो लेसन था उसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम आज जो है वो मेरुरज्जु के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लगभग 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि मेरुरज्जु कहां से कहां तक पाया जाएगा। तो गाइस देखना, मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा, ध्यान से सुनना, मेडुला ओब्लांगेटा गेंटा जो भाग है, ये मेडुला ओब्लांगेटा किसका भाग है? ये पश्य मस्तिष्क का भाग है, यानी कि पश्य मस्तिष्क का भाग है ये। ओके गाइस, तो देखिए मेरुरज्जु की लंबाई हमने कितनी बता दी? 45 सेंटीमीटर, लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये कहां से शुरुआत होगी और कहां तक ये पाया जाएगा? ये मस्तिष्क के जो पश्य मस्तिष्क है उसका मेडुला ओब्लांगेटा जो भाग है वहां से शुरू होकर और संपूर्ण जो रीढ़ की हड्डी है, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी जो है उससे होता हुआ, यानी कि संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में ये पाया जाता है। ओके गाइस, अब हम बात यहां पर ये करेंगे कि ये संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में और जानकारी हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने मस्तिष्क में पढ़ा था कि मस्तिष्क जो है वो 3 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। कितनी झिल्लियों से? 3 झिल्लियों से। तो उसी प्रकार ये जो मेरुरज्जु है वो भी 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होगा। कितनी झिल्लियों से? 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होगा। ओके गाइस, ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है और तीनों झिल्लियों का नाम वही होगा जो 3 झिल्लियां मस्तिष्क के अंदर थी, यानी कि जिससे मस्तिष्क घिरा हुआ था। पहली झिल्ली है द्रलतानिका, दूसरी झिल्ली है जालतानिका और तीसरी झिल्ली आपकी है मृदुतानिका। कौन सी है? मृदुतानिका। इन तीनों ही झिल्लियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। हमने ये भी पढ़ा था ब्रेन के अंदर कि द्रलतानिका और जालतानिका के बीच में एक गुहा होती है। इन दोनों के बीच में एक गुहा होगी और उस गुहा को हम सबड्यूरल गुहा कहते थे। सबड्यूरल गुहा इसको कहा जाता था। उसी प्रकार जालतानिका और मृदुतानिका के बीच में भी एक गुहा थी जिसे सब एर्केनोइड गुहा कहा जाता था। ओके गाइस, सब एर्केनोइड गुहा कहा जाता था। मैंने भी आपसे कहा है कि जिस प्रकार मस्तिष्क के अंदर उसके चारों ओर 3 झिल्लियां थी, उसी प्रकार मेरुरज्जु में भी उसके चारों ओर 3 झिल्लियां होती है। ठीक है, अगली बात, तीनों झिल्लियों के नाम हमने यहां पर राइट किए हैं।
ठीक है। द्रव तानिका और जाल तानिका दोनों के बीच में गुहा होगी, वो सबड्यूरल गुहा कहलाएगी। जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच में जो गुहा होगी वो सब आर्केनोइड गुहा कहलाएगी। ठीक है। अब इन दोनों गुहाओं के बीच में CSF भरा रहता है। जिस प्रकार हमने देखा था कि मस्तिष्क के अंदर सबड्यूरल गुहा और सब आर्केनोइड गुहा के बीच में CSF भरा होता है, उसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड की सबड्यूरल गुहा और सब आर्केनोइड गुहा के अंदर भी CSF भरा रहता है। यानी कि मस्तिष्क के समान ही इसमें 3 झिल्लियां होंगी और मस्तिष्क के समान ही इसमें CSF भरा हुआ रहता है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं मेरुरज्जु के बारे में कि मेरुरज्जु जो है वो पश्चिम मस्तिष्क से प्रारंभ होकर संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से होती है। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में छल्ले होते हैं। ओके गाइस, ये हमने रीढ़ की हड्डी दिखाई है और ये हमने छल्ले दिखाए हैं और प्रत्येक छल्ले जो हैं वो एक दूसरे से अस्थियों उपास्थियों द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर छल्ले दिखाए हैं। अब यहाँ पर समझना हमें ये है कि जो अपना रीढ़ की हड्डी है उसकी गुहा में, किसकी गुहा में? रीढ़ की हड्डी की गुहा में जो मेरुरज्जु है ना वो एक नाल के रूप में होता है। किस रूप में होगा? एक नाल के रूप में। ठीक है गाइस, यानी नली समान संरचना इसके अंदर होती है। और ये जो नाल होती है, ठीक है, इसे तंत्रिकीय नाल भी हम कह सकते हैं। ये कहां से स्टार्ट होगी? पश्चिम मस्तिष्क से। कहां से? पश्चिम मस्तिष्क से प्रारंभ होगी और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग तक ये फैली हुई रहती है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर एक नाल के रूप में रहती है। तो गाइस ध्यान देना कि ये रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नाल के रूप में रहती है। अब ये जो नाल है, ठीक है, इसके ये तो हो गया बाहरी भाग, ये तो बाहरी स्तर हो गया इसका, ठीक है, या दीवार हो गई। और इसके अंदर जो है वो अंतः स्तर हो गया या अंतः दीवार हो गई। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये जो नाल है, केंद्रीय नाल, ठीक है, किसकी? मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल जो है वो 2 मोटी दीवारों से घिरी रहती है। यानी कि केंद्रीय नाल 2 मोटी दीवारों से घिरी रहती है। पहली जो दीवार है अंदर वाली, कौन सी? ये अंदर वाली, ये तो धूसर द्रव से घिरी रहती है। कैसे द्रव से? धूसर द्रव से। या मैं यूं कहूं कि अंदर वाली दीवार में तो धूसर द्रव भरा रहता है, ठीक है, और बाहर वाली दीवार के अंदर श्वेत द्रव भरा रहता है। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि अंदर वाली जो दीवार है वो धूसर द्रव से बनी होती है और बाहर वाली श्वेत द्रव से बनी हुई रहती है। ये केंद्रीय नाल 2 मोटी परतों से घिरी हुई रहती है। पहली परत धूसर द्रव से निर्मित होगी, दूसरी परत श्वेत द्रव से निर्मित होगी। तो गाइस आप इसे राइट कर लीजिए, बहुत जरूरी है इसको राइट करना। आगे हम बात करते हैं कि जो अपना ये मेरुरज्जु है, इस मेरुरज्जु के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। मेरुरज्जु के 2 भाग हो गए, एक तो बाहरी भाग जिसे पृष्ठीय भाग कहेंगे। कौन सा? एक तो पृष्ठीय भाग हो गया, ठीक है गाइस, पृष्ठीय भाग, और दूसरा भाग है उदरीय भाग। ये दोनों भागों को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करना। पहला तो है पृष्ठीय भाग, दूसरा है उदरीय भाग। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि जो अपना ये केंद्रीय नाल है, जो मेरुरज्जु है, उसके पृष्ठीय भाग से तो संवेदी प्रकार की, किस प्रकार की? संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं। कैसी तंत्रिकाएं निकलेंगी? संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि उदरीय भाग से प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है, मेरुरज्जु के किस भाग से निकलती हैं? तो पृष्ठीय भाग से निकलती हैं। उदरीय भाग से कौन से निकलेंगी? प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं। गाइस इन दोनों को भी आप राइट कर लीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम यहाँ पर करते हैं कि मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग में गुहा पाई जाती है, इसे क्या कहेंगे? केंद्रीय नाल कहते हैं, और ये दो मोटे स्तरों से घिरी हुई रहती है। अगली बात हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो मेरुरज्जु का पृष्ठीय भाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं और उदरीय भाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से मिलकर क्या बनाएंगी? दिमाग में लेना इस क्वेश्चन को कि पृष्ठीय भाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं और उदरीय भाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या बनाती हैं? तो वो मेरु तंत्रिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेरु तंत्रिकाएं बनाती हैं। ओके गाइस, यानी कि मेरुरज्जु के पृष्ठीय भाग से तो कौन सी निकलेंगी? संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं, और उदरीय भाग से प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं। अब संवेदी प्रकार की तंत्रिकाएं और प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? मेरु तंत्रिकाएं बनाती हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि मेरुरज्जु क्या है। अब हम थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि मेरुरज्जु जो है ये क्या कार्य करता है, इसके फंक्शंस देख लेते हैं, इसके कार्यों के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो मेरुरज्जु का पहला कार्य क्या है, कार्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए मेरुरज्जु जो है उसमें भी CSF पाया जाता है मस्तिष्क के समान ही। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये कार्य क्या करेगा। देखिएगा सबसे पहले दिमाग में लीजिए इसको कि मेरुरज्जु का पहला कार्य क्या होगा। सबसे पहला कार्य क्या होगा, देखिए ये रीढ़ की हड्डी से होके गुजर रहा है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ कहाँ है? पश्चिम मस्तिष्क से। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि यह मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं को या सूचनाओं को मार्ग प्रदान करवाता है, या करता है। तो पहला आपका कार्य मेरुरज्जु का आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी मस्तिष्क से सूचनाएं आती हैं उनको मार्ग प्रदान करवाने का कार्य किसका है? मेरुरज्जु का, ठीक है। दूसरा, यह प्रतिवृत्ति क्रियाओं का या यह प्रतिवृत्ति क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। तो तीसरा इसका कार्य समझ में आ गया होगा कि जितनी भी प्रतिवृत्ति क्रियाएं संपन्न होती हैं मानव शरीर में, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाएगा? आपके मेरुरज्जु के द्वारा। दूसरी बात, ये जो मेरुरज्जु है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय बिठाता है। तो तीसरा कार्य क्या होगा कि यह अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हमारे शरीर में होती हैं उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी करेगा और उनका समन्वय भी बिठाएगा, ठीक है। अगला चौथा कार्य इसका देखते हैं कि यह मस्तिष्क के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ओके गाइस, तो चौथा कार्य क्या हो गया कि यह मस्तिष्क के जितने भी कार्य हैं उनमें सहायता प्रदान करता है। पांचवा कार्य क्या है कि इसमें जो CSF है वह विभिन्न यानी कि मस्तिष्क और
मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाता है, बाह्य आघातों से बचाता है। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मेरुरज्जु है वो तो क्या क्या तो फंक्शंस कर रहा है, क्या क्या कार्य कर रहा है, और उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, और वो कहाँ पाया जाता है। तो हमने नॉर्मली आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। मस्तिष्क के बारे में हमने पहले पढ़ चुके थे, आज हमने मेरुरज्जु के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। धन्यवाद गाइस।